सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं हेनरी विवियन डिरेजियो। देखिए, ये इतने प्रमुख सुधार हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का अध्ययन इनके बगैर अधूरा है। तो इसमें हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य विचार कौन से हैं, आंदोलन असफल क्यों हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये यंग बंगाल आंदोलन अन्य आंदोलनों की तुलना में असफल माना जाता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण ये आंदोलन असफल हो गया। इसके अलावा आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, शायद आपने पहले इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, कि यंग बंगाल आंदोलन और ब्रह्म समाज का तुलनात्मक अध्ययन। तो हम देखेंगे कि इसकी तुलना पर अध्ययन करेंगे, सारी बात हम विस्तार से करेंगे। तो अध्ययन करने से पूर्व स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नितिका सिंह और आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको हैंडराइटिंग नोट्स तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हेनरी विवियन डिरेजियो यंग बंगाल आंदोलन। देख लीजिए। तो मेनली हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डिरेजियो का जो टोटल जीवन था वो 1809 से 1831 तक था, यानी कि मात्र 22-23 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हेनरी विवियन डिरेजियो देखिए। अच्छा, यंग बंगाल आंदोलन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आप इन आंदोलनों को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी चीज़ें, जैसे कि कुछ आंदोलन बंगाल के, कुछ महाराष्ट्र के और इसके अलावा संपूर्ण भारत के। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया बंगाल के कुछ आंदोलन हो जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको ब्रह्म समाज पढ़ाया, अब आज हम पढ़ रहे हैं यंग बंगाल आंदोलन। इसके बाद हम ईश्वरचंद विद्यासागर को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आंदोलन देखेंगे महाराष्ट्र में। काफ़ी फेमस आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आपका प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, इस तरीके से फेमस आंदोलन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो टाइप आपका होगा वो होगा संपूर्ण भारत से। ठीक है, जो तीसरा टाइप होगा वो आपका होगा संपूर्ण भारत से। इस तरीके से याद करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको सीधे पूरा टोटल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सीधे अपने माइंड में सोचेंगे कि ये बंगाल, यहाँ महाराष्ट्र और ये मेन आंदोलनों को आप लिखकर आराम से चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल, महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत। और अगर आपको लिखने को आ जाए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में लिखिए या उनका विवरण दीजिए, तो सीधे आप ऐसे मैप बना करके आराम से डील करके चले आइए, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डिरेजियो के बारे में। ठीक है, देखिए, एक छोटा सा टाइम पीरियड इनको मिला है, मात्र 22-23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो अब हम डिरेजियो के बारे में देखते हैं। हेनरी विवियन डिरेजियो जो थे वो आंग्ल भारतीय थे। ठीक है, हेनरी विवियन डिरेजियो आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ किया था और मात्र 18 वर्ष की उम्र में ये हिंदू कॉलेज में एज ए शिक्षक नियुक्त हो गए थे। ठीक है, हिंदू कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हो गए थे 18 वर्ष की आयु में, हिंदू कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हो गए थे और ये वहाँ पे छात्र भी रह चुके थे। ठीक है, हिंदू कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो चुके थे मात्र 18 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में शिक्षक के पद पर ये नियुक्त हो चुके थे हिंदू कॉलेज में। और इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के जो मुख्य विचार हैं हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि मेनली आपको अगर यंग बंगाल आंदोलन के शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे लिखने को ना, तो आपको उसमें मुख्य विचार ही लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए मुख्य विचार, यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य विचार देखते हैं। तो देखिए, अच्छा, यंग बंगाल आंदोलन को युवा बंगाल आंदोलन भी कहा जाता है, जवान बंगाल आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके ये नाम हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सा आंदोलन पूछ लिया है। ठीक है, तो युवा बंगाल आंदोलन या जवान बंगाल आंदोलन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य विचार इनके देख लीजिए। पहला है
तार्किक और वैज्ञानिक सोच, यानी कि इन्होंने तर्कवाद और विज्ञान का हर जगह पे इस्तेमाल किया है। इन्होंने तर्क और विज्ञान के आधार पर धर्म, परंपरा सब पर सोचने का कार्य किया है, उस पर अपनी विचारधारा को लाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो पहला जो आपका पॉइंट होगा वो होगा तर्क और वैज्ञानिक सोच। ठीक है, तर्क और वैज्ञानिक सोच प्रमुख रूप से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने धर्म और सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाया। ठीक है, धर्म और सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाया। या प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, ये पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। अगर इनके विचारों पर बात की जाए तो इनके ऊपर टॉमस पेन का, लॉक का और बेकन का, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन पाश्चात्य विचारकों के प्रभाव के कारण इन्होंने सीधे सीधे जो भारतीय धर्म था, सीधे सीधे जो हिंदू धर्म था, उस पर प्रहार किया था। उन्होंने इतनी अधिक आलोचना उग्र तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से कहा जाए तो इन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया था धर्म और सामाजिक कुरीतियों पर, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा था, क्योंकि बंगाल में परंपरावादी लोग रह रहे थे। बंगाल काफ़ी पुराने टाइम से वहाँ पे रूढ़िवादिता और पाखंड ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, तो इन्हें बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात की। ठीक है, आधुनिक शिक्षा पर बात की थी। आधुनिक शिक्षा पर बात की थी, विशेषकर नारी शिक्षा के महत्व को इन्होंने उजागर किया था। ठीक है, विशेषकर नारी शिक्षा के महत्व को इन्होंने उजागर किया था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रचार प्रसार। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया था। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो कि 1830 ईस्वी में हुई थी, जुलाई 1830 ईस्वी में, उससे डेरेजियो इतने प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में फ्रांस का झंडा फहराया था और उस पर अपने विचार भी व्यक्त किए थे, यानी वहाँ पर भाषण भी दिया था। तो इस तरीके से ये बहुत प्रभावित हुए थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार से, और बंगाल में इन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार किया था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आधार पर हमारे यहाँ यानी कि भारत में बात की जानी चाहिए, कोई शोषण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई मानव किसी का शोषण केवल जाति, धर्म और इसके आधार पर नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रचार किया था। देखिए, इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी थे जिसका समर्थन डेरेजियो करते हुए दिखते हैं। मेनली इनके जो प्रचार प्रसार का विषय रहता है यंग बंगाल आंदोलन का, वो यही रहता है मेनली, लेकिन कुछ अन्य मुद्दे भी थे, उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जैसे कि देखिए, उन्होंने किसानों के शोषण पे बात करी थी। ठीक है ना, किसानों के शोषण पर भी बात करी थी, किसानों के शोषण पर बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट उनका जो रहता है वो रहता है जूरी, मुकदमे पर जूरी व्यवस्था की बात की थी, जूरी व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, इसके आगे देखिए, जूरी व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट मुद्दा है, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बात की थी, प्रेस की स्वतंत्रता, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बात की थी। तो इतने अच्छे मुद्दों के साथ ये आगे बढ़ रहे, तो फिर आखिर यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन असफल क्यों हो गया? क्या आपने ऐसे कभी सोचा है? हाँ, क्योंकि जहाँ तक अगर हम ब्रह्म समाज को देखते हैं तो ब्रह्म समाज आपने पढ़ा होगा, ब्रह्म समाज का जो उदाहरण देखते हैं, उन्होंने कानूनों का सहारा लिया, इसके अलावा उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन किया था।
ठीक है। जबकि हम यंग बंगाल आंदोलन के तहत देखते हैं, इन्होंने, मैंने अभी बताया आपको, उग्रवादी या क्रांतिकारी विचारों के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, बहुत उग्रता के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। तो देखिए समाज में कभी भी परिवर्तन, कभी भी आप देखिए समाज में परिवर्तन शनय शनय यानी कि बहुत धीरे धीरे होता दिखता है। समाज में परिवर्तन यकायक या अचानक से नहीं होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। और जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आप कभी भी देखिए जो सुधार आंदोलन चले हैं या कोई भी आंदोलन जब चला है, तो उसमें जो सुधार है वो बहुत धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि जितने भी कानून बने, महिलाओं के लिए ही देख लीजिए, अगर जितने भी कानून बने वो आज लागू तो हो गए, लेकिन उनमें सुधार आज भी 100% नहीं हुआ है। 100% क्या हम कह लें कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, महिलाओं की उन्नति को लेकर आज भी लैंगिक भेदभाव हमें जगह पर देखने को मिलता है। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, अचानक से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इनके आंदोलन के, युवा बंगाल आंदोलन के असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है, तो देख लीजिए युवा बंगाल आंदोलन के असफल होने के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण, ठीक है। पहला कारण देखिए, उग्र विचारधारा। ठीक है, उग्र विचारधारा कभी भी सुधार आंदोलनों में वर्क नहीं करती है। ठीक है, जहाँ पे परंपरावादी और रूढ़िवादी लोग रहते हैं वहाँ पर उग्र विचारधारा विस्फोटक का ही कार्य करेगी। ऐसा कुछ हो जाएगा कि दोनों में आपस में टकराव होगा और आंदोलन हमेशा पीछे चला जाएगा, और वही हुआ यंग बंगाल आंदोलन के साथ। तो कभी भी समाज में परिवर्तन उग्र विचारधारा के साथ नहीं लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं उग्र विचारधारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम देखते हैं जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया गया था। ठीक है ना, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया गया था। अब मैं इसको बताती हूँ किस प्रकार से। मैंने अभी आपको बताया कि डिरेजियो साहब जो हैं वो एक शिक्षक हैं हिंदू कॉलेज में, तो उन्होंने वहीं पर वाद विवाद किया था अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके। वो ज़मीन पर उतर करके, यानी कि जैसे आजकल के कुछ नेता हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके आराम से बातें बताते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वास्तविक हकीकत वो ज़मीन पर नहीं उतरते हैं। ठीक है ना, देखिए जब तक कोई भी सुधार आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ज़मीन पर नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है, जब तक आप उस वर्ग के बीच में उतर करके काम नहीं करेंगे तब तक सुधार आंदोलन या कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो इसकी सबसे बड़ी खामी वो मुझे दिखती है वो ये है कि ज़मीन स्तर पर कोई कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। केवल वाद विवाद और मीटिंग्स के माध्यम से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं दिखता है जिसकी वजह से ये आंदोलन असफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कारण देख लीजिए, सामाजिक समर्थन की कमी। ठीक है, सामाजिक समर्थन की कमी। देखिए इतनी अधिक जो इनकी विचारधारा थी वो उग्र थी, क्योंकि ये यकायक परिवर्तन लाना चाहते थे। इन्होंने सिरे से भारतीय धर्म को, हिंदू धर्म को नकार दिया था, उसमें इतनी ज़्यादा कमियां निकाल दी थी जिसकी वजह से इन्हें जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ गई थी। तो इनका जो सामाजिक समर्थन था वो बहुत डाउन था। सामाजिक समर्थन में केवल अगर हम देखते हैं तो पढ़ा लिखा वर्ग कुछ हद तक इनको समर्थन मिलता है, या कॉलेज स्टूडेंट्स का इन्हें समर्थन मिलता है। इसके अलावा इन्हें सामाजिक समर्थन नहीं मिलता है, और कोई भी आंदोलन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आपके साथ बड़ी संख्या में भीड़ न हो, जब तक आपके साथ चलने के लिए लोग न हो कि उसमें सुधार होना चाहिए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते सुधार आंदोलन, जब तक आपके साथ समाज का समर्थन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करते। हाँ, ये अवश्य है कि शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें हमें आसपास के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि सामाजिक समर्थन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिरेजियो की मृत्यु। ठीक है, असामयिक मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। देखिए असामयिक मृत्यु एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हम देखते हैं
मात्र 22 या 23 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ये आंदोलन शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि इनका कोई आगामी नेता नहीं होता है जो इस आंदोलन को लेके आगे बढ़ पाता। तो इस तरीके से असामयिक मृत्यु के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा युवा बंगाल आंदोलन को। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देख लीजिए असफलता के। समाज सुधार की व्यवहारिक रणनीति का अभाव। समाज सुधार की व्यवहारिक का अभाव। देखिए, केवल किसी जगह पर बैठकर या किसी हॉल में बैठकर वाद विवाद करने से कभी भी समाज सुधार नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि हम ब्रह्म समाज में देखते हैं, एक रणनीति अपनाई गई थी कानून के माध्यम से, या स्वयं राजा राम मोहन राय जी देखिए ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, खुद महारानी से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं वहाँ पर कितने एक्टिव थे राजा राम मोहन राय जी, जिन्होंने समाज सुधार की जो नस थी ना उसको पकड़ लिया था कि किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से काम किया, जबकि यहाँ पर हम ऐसी कोई रणनीति नहीं देखते हैं। डेरिजियो ने ऐसी कोई रणनीति नहीं अपनाई कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध या उनके खिलाफ अगर कार्य करना है तो किस तरीके से करना है, या उनसे कानून बनवाना है तो किस तरीके से कानून के माध्यम से चीज़ों को लागू करना है। तो ये काम वो कभी नहीं कर पाए, हेनरी विवियन डेरिजियो। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था यंग बंगाल आंदोलन, वो बड़े आंदोलन में विलीन हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बड़े आंदोलन में ये आंदोलन विलीन हो जाता है, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो समाज सुधार में जो ब्रह्म समाज ने की थी, बातें इनके भी बहुत अच्छी हैं, मुद्दे इनके भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इनके जो रणनीति है वो हमें ब्रह्म समाज की तरह, या बाद में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर बात करेंगे, क्या उनकी तरह दिखाई देती हैं? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करके अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में आप पॉजिटिव जरूर लिखिएगा, पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आंसर कभी भी नेगेटिव पॉइंट से समाप्त नहीं किया जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप आज ग्रेजुएशन में लिख रहे हैं, कल पीजी में लिखेंगे, हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या यूपीएससी की भी तैयारी करें, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कभी भी नेगेटिव पॉइंट के साथ आप आंसर राइटिंग एंड नहीं करेंगे। आप लास्ट में ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, जैसे कि अगर आप इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख लें, इस आंदोलन की कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख लें, तो उसमें हम बात करेंगे कि कुछ न सही लेकिन एक पढ़े लिखे तबके को जरूर प्रभावित किया यंग बंगाल आंदोलन ने। ठीक है, पढ़े लिखे तबके को जरूर प्रभावित किया। ठीक है, इसके अलावा एक विचारधारा के जरूर उदय हुआ था, एक विचारधारा के माध्यम से जरूर लोगों पर प्रभाव पड़ा था। तो ऐसे हम किसी भी आंदोलन को जो आज हमारे सिलेबस में है उसको हम जीरो नहीं बता सकते। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, तो ये पॉजिटिव के साथ आप अपने आंसर की एंडिंग करेंगे। और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि कहीं पर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, कहीं पर ऑब्जेक्टिव हो, तो यहाँ पर केवल अगर हम देखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा, एक तो इनका काल आप देख लीजिए। इसके अलावा ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि ये नेक्स्ट देखिए आप, जैसे कि ये विचार हैं, मुख्य विचार हैं, तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप इस तरीके से सही कर पाएंगे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, आइए कुछ फैक्ट्स देख लीजिए इनके बारे में। ठीक है, एक तो ये आंग्ल भारतीय थे। ठीक है, आंग्ल भारतीय, मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, आंग्ल भारतीय थे। ठीक है, इनका काल था 1809 से 1831 ईस्वी तक। ठीक है, हिंदू कॉलेज में ये शिक्षक थे, हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे, कॉलेज में शिक्षक। ठीक है, और युवा बंगाल आंदोलन चलाया, युवा बंगाल आंदोलन। ठीक है, 1826 ईस्वी में। ठीक है, कई जगह पर ये डेट अलग अलग मिलती है, लेकिन 1826
वैलिड डेट है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 पॉइंट फैक्ट्स देख लीजिए आप। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी काफ़ी प्रभावित थे डेरेजियो से, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को, ठीक है, डेरेजियो को बंगाल की सभ्यता का अग्रदूत कहा है। ठीक है, बंगाल की सभ्यता का अग्रदूत कहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये मैं इसको ब्लॉक बना दे रही हूँ, ये चीज़ आप फैक्ट्स में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, इन्हें नेक्स्ट देख लीजिए, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आप इतने फैक्ट्स यहाँ से याद रखिए, तो इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हम देखेंगे युवा बंगाल आंदोलन और ब्रह्म समाज आंदोलन के मध्य तुलना। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन अब करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना देख लीजिए। यहाँ पर युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है, और इस जगह पर देख लीजिए ब्रह्म समाज। अगर आप दोनों वीडियो अच्छे से देखे होंगे ना अभी, मतलब यहाँ तक जहाँ तक मैंने यहाँ पढ़ा है, तो आप खुद भी थिंकिंग कर सकते हैं कि क्या अंतर हो सकता है। आराम से पॉइंट्स निकलते चले आएंगे। ठीक है, तो कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, आराम से निकल आएंगे पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स निकालना सीखिए, अपने आप निकालना सीखिए, क्योंकि कई बार आपको लाइफ में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या आप कहीं एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पर हो सकता है आपसे बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और अगर आपने अच्छा अध्ययन किया हुआ होगा और इसकी प्रैक्टिस की होगी, तो आप फटाफट पॉइंट्स निकालते हुए चले जाएंगे और आप एक अच्छी आंसर राइटिंग करके आ पाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों आंदोलनों में हम अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर था। तो देखिए, इन्होंने तर्क, यंग बंगाल आंदोलन के अंतर्गत तर्क और वैज्ञानिक सोच के आधार पर, तर्क और वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपनी बातें की थी। ठीक है ना, और जबकि ब्रह्म समाज में हम देखते हैं इसकी स्थापना के साथ ही एकेश्वरवाद के साथ संतुलित विचारधारा को अपनाया था। ठीक है, संतुलित विचारधारा को अपनाया था। हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज ने कभी भी हिंदू धर्म को सिरे से नहीं नकारा है। ठीक है ना, सिरे से हिंदू धर्म को नहीं नकारा है, बल्कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता को समझा था और कुछ पाश्चात्य नवीन विचारों को ला करके एक हिंदू धर्म की स्थापना का प्रयास किया था सुधारों के साथ। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने तर्क और वैज्ञानिक सोच के आधार पर धर्म को सिरे से नकार दिया था, जिसकी वजह से एक तो ये आंदोलन असफल भी हुआ, अभी मैंने कारण बताया। तो ये सबसे बड़ा अंतर था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अगर हम धार्मिक रूप से बात करें तो सभी मान्यताओं की आलोचना की थी युवा बंगाल आंदोलन ने, सभी धार्मिक मान्यताओं की आलोचना की थी। ठीक है, सभी धार्मिक मान्यताओं की आलोचना की थी। जबकि ब्रह्म समाज ने सुधारों के साथ हिंदू धर्म को मान्यता दी थी। ठीक है, सुधारों के साथ धर्म को मान्यता दी थी। ठीक है, इस तरीके से देखिए अंतर हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा, इन दोनों ने ही बात की है। हम देखते हैं दोनों ही जगह पर इन चीज़ों पे सुधारों पर बल दिया गया है, लेकिन उन सुधारों का जो कार्यस्थल था वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। जैसे कि देखिए, जैसे कि जो सुधार के मुद्दे थे, सुधार के मुद्दे पर केवल वाद विवाद और बातचीत से काम किया जा रहा था। ठीक है, वाद विवाद और केवल बातचीत के माध्यम से काम किया जा रहा था, जबकि यहाँ पर कानून, प्रचार प्रसार के लिए प्रेस और पत्र पत्रिकाओं को भी माध्यम बनाया जा रहा था। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं को भी माध्यम बनाया जा रहा था शुरुआत से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अंतर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इन्होंने वैचारिक क्रांति के रूप में कार्य किया है, वैचारिक क्रांति लाने का प्रयास किया था। ठीक है, वैचारिक क्रांति के रूप में, जबकि इन्होंने समाज में धीरे धीरे सुधार लाने का प्रयास किया। ठीक है, समाज में धीरे धीरे सुधार लाने का प्रयास किया था। तो ये मेन जो हैं डिफरेंसेस हम देख सकते हैं, धीरे धीरे सुधार लाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये हो गया। तो 5 डिफरेंसेस हमें मेनली देखने को मिलते हैं, और छोटे छोटे तो आप कई सारे निकाल सकते हैं, स्वयं से भी निकाल सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है, क्या आप जब भी मॉडर्न इंडिया की स्टडी करते हैं, या जब भी आप मॉडर्न इंडिया में, या चाहे आंदोलन है गांधी जी के, तो इन सब का जब भी अध्ययन करते हैं, तो क्या वर्तमान में आप प्रासंगिकता उनकी निकाल पाते हैं? और आपको ये जरूर सीखना चाहिए कि प्रासंगिकता किस तरीके से हम किसी भी विषय की निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम युवा बंगाल आंदोलन, आज हमारा मेनली विषय यही रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन, अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें, तो आप कहाँ पर प्रासंगिकता वर्तमान समय में ला सकते हैं, बताइए। देखिए, अगर हम प्रासंगिकता की ओर चलें, तो इनका तर्क और जो वैज्ञानिक सोच थी, आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है। आप हर जगह पर अगर सोशल मीडिया के मामले में देखिए कितने फेक न्यूज़ आते हैं, अगर आप वहाँ पर अपने तर्क को ले आएंगे, तो आप एक ऐसी चीज़ों से बच पाएंगे, जो ये दुनिया चल रही है, फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और इसके अलावा आज भी धर्म में हम देखते हैं कितनी सारी रूढ़िवादिताएँ हैं, कितना पाखंड है। तो अगर आप वैज्ञानिक सोच का प्रयोग वहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो बहुत सारे, आप कम से कम कहीं बाहर नहीं तो अपने घर में चीज़ों को तो सुधार ही सकते हैं। और एज ए युवा आपसे ये उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। ठीक है, तो आप इस तर्क और विज्ञानवाद को अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। आप समाज सुधारक तो आज की डेट में बनने नहीं चले, और हो सकता है आप में ही कोई अगला अन्ना हजारे आ जाए, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्रासंगिकता एक तो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें नैतिकता की बात, जैसे ब्रह्म समाज है, उन्होंने नैतिक मूल्यों की बात की है। तो देखिए, नैतिक मूल्यों की आज पर्यावरण के लिए नैतिक मूल्य की बहुत आवश्यकता है। आप कहीं भी घूमने जाते हैं या किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, आपने खाया पिया, वहाँ गंदगी फैला के चले आए, वहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी समस्या हो रही है इस चीज़ के लिए, आप अभी कुंभ में भी देख लीजिए। तो हम कहाँ तक नैतिक, हमें नैतिक, अगर नैतिक मूल्यों की बात हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय ने की है, तो आज भी हम पर्यावरण के लिए, अपनी धरती के लिए हमें नैतिक मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक व्यक्ति के कार्य से चीज़ें संगठित होती हैं और सुधार निकल पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम किया जाता है। और भी प्रासंगिकताएं बहुत सारी हैं, तो अगर आप कोई प्रासंगिकता मुझे बता पाएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज का अध्ययन यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन जारी रखिए। नेक्स्ट आपके जल्दी ही मैं मिलती हूँ ईश्वर चंद विद्यासागर के सुधार आंदोलन के साथ में। तो नमस्कार, धन्यवाद।